Okay, so let's discuss tutorial set 4 in this video, and this is going to be an important video. You can expect at least one question from this tutorial set. हो सकता है वो स्ट्रक्चर फैक्टर से आए, स्ट्रक्चर फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर आपके पास एक्सरे डिफ्रैक्शन का आ सकता है, या फिर सिंपल आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. इनसे रिलेटेड होगा ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज सिंपल क्यूबिक PM3M with cesium chloride, cesium atom at the center, not at the center, at the corner of cube, and chloride atom, Cl atom at half. So find out the structure factor for any HCl reflection for cesium chloride. So structure factor का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? SQ is summation over I varying from 1 to n Fi exponential I G dot di. यहाँ पे D क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास D क्या होता है? रेसिप्रोकल, नॉट रेसिप्रोकल, इट इज सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ ith atom. G is reciprocal translation vector, एंड Fi क्या होता है हमारे पास? फॉर्म फैक्टर, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, एंड n क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल लैटिस पॉइंट. ठीक है, सो सीजियम एटम हमारा कहाँ पे? 0 0 0. सो इसके लिए पोजीशन वेक्टर हमारा ये होगा di इज 0, नो di इट्स d1. पोजीशन वेक्टर फॉर सीजियम एटम इज 1 0. Cl एटम के लिए a/2 a/2 a/2. सो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? a/2 x कैप, a/2 y कैप, a/2 z कैप. अब रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे होता है? hb1 प्लस kb2 प्लस lb3. यहाँ पे b1 b2 b3 क्या होते हैं? बेसिस वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल स्पेस. ठीक है, सो b1 b2 b3 कितने होते हैं? 2 पाई बाई a x कैप, 2 पाई बाई a y कैप, 2 पाई बाई a z कैप. सो यहाँ पे आप पुट करो, सो 2 पाई बाई a सब में से कॉमन आएगा, h x कैप प्लस k y कैप प्लस l z कैप. ठीक है, अब हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर है. सो g डॉट डी आई, हमारे पास यहाँ पे कितने एटम्स हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे केस में? n इज 2 इस केस में फॉर सीजियम क्लोराइड. सो हमारे पास कितने टर्म्स आएंगी? g डॉट d1 एंड g डॉट d2. d1 d2 हमने कैलकुलेट कर लिया है. जब g डॉट d1 निकालोगे तो 0 आएगा, एंड g डॉट d2 निकालोगे. सो देखो यहाँ पे a न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा. एंड इस यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा. सो पाई टाइम्स HA प्लस KA, H प्लस K प्लस L. ठीक है, सो पाई इंटू H प्लस K प्लस L. ठीक है, सो स्ट्रक्चर फैक्टर कैसे लिखोगे? देखो यहाँ से फर्स्ट उसके लिए लिखते हैं, लेट्स से सीजियम एटम के लिए लिखते हैं. सो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर ऑफ सीजियम एक्सपोनेंशियल I G डॉट D1. सो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अंदर 0 पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है? 1 होता है. एटॉमिक फॉर्म फैक्टर ऑफ Cl एटम एक्सपोनेंशियल I G डॉट डी आई की मैंने वैल्यू रख दी पाई H प्लस K प्लस L. ठीक है, सो मेरे पास स्ट्रक्चर फैक्टर कितना आ गया? ये आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन होती है कि H प्लस K प्लस L क्या होगा मेरे पास? ओड होगा. सो एक्सपोनेंशियल x जब आप लिखोगे तो वो क्या होता है? कोस x प्लस आई साइन x. ठीक है, सो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो साइन तो 0 होगा, एंड कोस क्या होगा? जब h प्लस k प्लस l ओड होगा तो कोस कितना देगा मेरे को? -1. ठीक है, सो एस क्यू कितना हो जाएगा उस केस में? f ऑफ सीजियम, इसकी वैल्यू कितनी आई? -1. सो माइनस टाइम्स f ऑफ सीजियम. ठीक है, अब ये क्या होता है? मेरे पास एम्पलीट्यूड होता है. इसको मैं स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है मेरे पास? एम्पलीट्यूड होता है. अगर मेरे को इंटेंसिटी निकालनी है सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ SQ स्क्वायर. सो मोड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ठीक है, सो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, FCS माइनस FCL मोड स्क्वायर. इफ
एंड इस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन अलाउड होती है, ठीक है। सो एच प्लस के प्लस एल अगर इवन होता है मेरे पास, सो उस केस में कोस मेरे को क्या देगा, +1, साइन तो 0 होगा पाई के मल्टीपल से, तो स्ट्रक्चर फैक्टर कितना होगा उस केस में, एफ सी एस प्लस एफ सी एल, ठीक है। एंड अगेन इंटेंसिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू एफ सी एस प्लस एफ सी एल का मोड स्क्वायर। एंड इस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज वीकर, रिफ्लेक्शन होती है लेकिन वीक होती है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर फैक्टर निकाल दिया हमने फॉर एच के रिफ्लेक्शंस। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसके ऊपर है, स्ट्रक्चर फैक्टर के ऊपर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ अ सेंटोसिमेट्रिक क्रिस्टल, डिराइव इट एक्सप्लिसिटली, नोट दैट इन अ सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल the points u, v, w and -u, -v, -w are equivalent points and both of them contribute to the structure factor, ठीक है। सो सेंटोसिमेट्रिक क्रिस्टल के केस में क्या होता है, हर एटम कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक एटम है जिसकी पोजीशन u, v, w है, सो एक एटम होगा इसकी मिरर इमेज पे, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, -u, -v, -w, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा स्ट्रक्चर फैक्टर में, ठीक है। So this symmetry affects the structure factor because contribution from each pair of atom must be considered together. So D vector कैसे लिखोगे आप, D1 इसके लिए लिखोगे, so U x cap plus V y cap plus W z cap. D2 आप इसके लिए लिखोगे, इसकी मिरर इमेज पे, -U x cap -V y cap -W z cap. अगेन रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर ये होता है, एंड मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, u(a1) प्लस u(a2) प्लस w(a3), जहाँ पे b क्या होता है, प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स, प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स और बेसिस वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल स्पेस। a क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, ठीक है। जब आप देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, सो b(i)a(j) का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 2 पाई डेल्टा ij, मीन्स b1 a1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, b1 a1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली b2 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b3 a3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो g डॉट d1 कितना आएगा मेरे पास, hu प्लस के वी प्लस एल डब्ल्यू, तो g डॉट d2 कितना आएगा, -hu माइनस के वी माइनस एल डब्ल्यू, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म मेरी क्या होगी, सिंस ऑल एटम्स आर सेम, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक एटम मेरे पास सीजियम था, एक एटम मेरे पास क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दोनों सेम एटम है लेकिन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो एटम्स आर सेम एंड एटॉमिक फैक्टर विल बी सेम, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, ठीक है। n की वैल्यू 2 है मेरे पास, Fi, n इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स, so Fi exponential I g dot di, so F exponential, अब देखो g dot di कितना आया मेरे पास, आयोटा 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई मिसिंग है, सॉरी, यहाँ पे इनके मल्टीपल में 2 पाई आएगा, क्योंकि देखो जब आप b1 डॉट a1 कर रहे हो तो hu तो आएगा, b1 डॉट a1 करोगे उसके साथ एक 2 पाई भी आएगा, ठीक है, एंड डेल्टा जब 1 करोगे तो 1 हो जाएगा ये, सो 2 पाई भी इनके साथ मल्टीपल में आएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रख दी इसकी g डॉट डी आई की वैल्यू, सो एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई टाइम्स दिस प्लस f, फॉर्म फैक्टर सेम होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई टाइम्स दिस, सो ये किस फॉर्म का है, f एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस f एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आयोटा थीटा, ठीक है, एंड f दोनों के सेम है तो मैंने f भी कॉमन ले लिया, सो इसको आप कोस में कन्वर्ट करोगे तो 2 कोस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम, सो 2f कोस 2 पाई hu प्लस के वी प्लस एल डब्ल्यू, ठीक है। थीटा क्या एज्यूम किया हमने, इतना 2 पाई टाइम्स दिस, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, ठीक है। तो मेरे पास स्ट्रक्चर फैक्टर आ गया इस केस में, सेंटोसिमेट्रिक क्रिस्टल के केस में। सो अगर इस पे आए थर्ड क्वेश्चन पे, कंसिडर अ मेटल विद लैटिस कांस्टेंट A एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0.25 नैनोमीटर, if both electron and neutron sources are used to obtain a diffraction pattern from sample, compute the minimum energy required to get the pattern in each case. लैटिस कांस्टेंट दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है, if both electron and neutron are used,
to obtain a diffraction pattern from sample, compute minimum energy required to get the pattern. Yeah. So since both electron and neutron exhibit wave-like behavior, so we use de Broglie wavelength equation. क्या होती है? 2d sin theta is n lambda. Okay, so फिर for minimum energy we must consider first, मिनिमम एनर्जी के लिए क्या कंसिडर करेंगे? n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे एंड ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा. ये 1 कहाँ पे होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. ठीक है. सो 2d sin 90 डिग्री इज सिंगल लैम्डा. ठीक है. तो 2d इज लैम्डा. सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ इंटरप्लेनार स्पेसिंग. तो इसका ट्वाइस मल्टीपल, तो कितना होगा? 0.5 नैनोमीटर. लैम्डा क्या होता है? h/p. तो यहाँ से p निकालोगे, √2m ही होता है. p कितना होता है? √2m. सो यहाँ पे रख दो. सो मिनिमम एनर्जी कितना आएगा? स्क्वायर करो पहले दोनों साइड. सो h²/2m लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की है, h की वैल्यू आपको पता होती है, तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. सो मैंने निकाल लिया मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई मिनिमम इज 6.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मिनिमम एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन सेम कैलकुलेट करोगे आप. सो आपके पास कितनी आएगी? 0.034. ठीक है. ठीक है, कर लोगे. लैम्डा सेम आएगा न्यूट्रॉन के लिए भी, लेकिन उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. ठीक है. एंड मास चेंज हो जाएगा. ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 क्या कहता है? प्रूव दैट 5-fold सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो a lattice with 5-fold symmetry cannot satisfy translational periodicity. एक पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि जब आप ट्रांसलेशनली आप अपने 5-fold सिमेट्री को पुट करते हो, so you will not get the full periodicity, translation periodicity. एंड सेकंड इसका प्रूफ क्या है कि जब आप 2 डायमेंशनल स्पेस में अपने 5-fold सिमेट्री को रखते हो, 5-fold क्रिस्टल्स को रखते हो, सो आपके पास गैप्स आ जाते हैं. सो वी कैन नॉट फिल द होल 2D स्पेस विद रेगुलर पेंटागन्स. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? पीरियोडिसिटी ब्रेक हो जाती है. सो एंड थर्ड कैसे होता है कि रोटेशन बाय एंगल थीटा मस्ट लीव द लैटिस इनवेरिएंट. बट हमारे पास 5-fold के अंदर क्या होता है? जब आप इसको थीटा एंगल से रोटेट करते हो, सो इट विल नॉट बी इनवेरिएंट. ठीक है. सो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि 5-fold सिमेट्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करती इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. It do exist, but in some another type of crystals. We will see in next question. What is quasi-periodic function? Write the general formula for reciprocal lattice vector G of a quasi-crystal. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आगे दिया हुआ था कि while crystals do not allow 5-fold symmetry, but quasi-crystal can exhibit quasi-periodic 5-fold symmetry. So what type of crystals show 5-fold symmetry? It is quasi-crystal. ठीक है. For example, aluminium manganese alloy. So quasi-crystals do not have strict translational symmetry. Translational symmetry इनके अंदर भी नहीं होती है, but instead exhibit long range order with aperiodic tiling. ठीक है. long range में क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं. सो इस वजह से इनके अंदर क्या होती है? 5-fold सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाती है. समझ आ गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती है. उसके 3 रीजन है. फर्स्ट रीजन, वो ट्रांसलेशनल पीरियोडिसिटी ब्रेक कर देता है. सेकेंड रीजन, अगर आप उसको 2 डायमेंशनल में प्लेस करते हो, सो इट कैन नॉट फिल होल 2D स्पेस. आपके पास कुछ वॉइड्स रह जाते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है कि इवन व्हेन वी रोटेट इट बाय एंगल थीटा, इट डज नॉट लीव अ स्ट्रक्चर इनवेरिएंट. ठीक है. एंड हमने कहाँ पे सिर्फ 5-fold सिमेट्री एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट इन केस ऑफ क्वासी क्रिस्टल्स. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें हमें क्या पूछा था? क्वासी पीरियोडिक फंक्शन. सो व्हाट इज अ क्वासी पीरियोडिक फंक्शन? अ फंक्शन दैट नेवर एग्जैक्टली रिपीट्स बट मेंटेन्स सम फॉर्म ऑफ ऑर्डर स्ट्रक्चर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस.
जो रिपीट तो नहीं करते हैं, that never exactly repeat but maintain some form of order structure over long range distances, so they are deterministic but non repeating pattern। ठीक है, क्वासी पीरियोडिक फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनिस्टिक होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर में बट डू नॉट रिपीट इन शॉर्ट रेंज। So a quasi-periodic function can be written as a sum of multiple periodic function with incommensurate frequencies, that is, frequencies whose ratio is an irrational number. Such an frequency is known as incommensurate frequency. So इस केस में fx कितना होता है मेरे पास, a of cos 2 pi k1x plus b cos 2 pi k2x। ठीक है, सो क्रिस्टल के केस में मेरा रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर कितना होता है, एच बी वन प्लस के बी टू प्लस एल बी थ्री। क्वासी क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ 3 बेसिस वेक्टर, क्वासी क्रिस्टल में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ 3 बेसिस वेक्टर अ क्वासी क्रिस्टल नीड हायर डायमेंशनल वेक्टर्स टू डिस्क्राइब इट्स ऑर्डर। सो हम जनरली रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे लिखते हैं क्वासी क्रिस्टल में, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एच आई बी आई। ठीक है, फॉर हायर डायमेंशनल ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है क्वासी क्रिस्टल के 1 डायमेंशनल फिबोनाची क्वासी क्रिस्टल, 2 डायमेंशन में पेनरोज टाइलिंग, इट रिक्वायर्स 5 बेसिस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे b1 b2 b3 b4 एंड b5 भी होंगे। ठीक है, इट रिक्वायर्स 5 बेसिस वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल में इसका क्या एग्जाम्पल है, क्वासी क्रिस्टल, एंड इट रिक्वायर्स 6 बेसिस वेक्टर। ओके, सो आपको इतना इसमें लिख के आना है क्वेश्चन नंबर 5 में। Draw schematic diagram of radial distribution function of an amorphous and quasi-crystalline material। डायग्राम दिखाना है किसका, amorphous and quasi-crystalline materials का radial distribution function। So पहले डिस्कस करते हैं what is radial distribution function। It represents a graphical depiction of probability of finding another atom at a specific distance from reference atom। आपके पास एक रेफरेंस एटम है, ठीक है, सो इसका नेक्स्ट जो नियरेस्ट नेबर होगा उसको फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या देता है, हमारा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देता है। सो इट ग्राफिकली डिपिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अनदर एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अनदर एटम एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस एटम। ठीक है, फ्रॉम अ रेफरेंस एटम, वो क्या होता है हमारे पास, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देता है। So it describes how atomic density varies as function of distance from a reference atom। So प्लॉट करते हैं हम, y एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं हम, probability of finding another atom at that distance, and x एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं, interatomic distances from reference atom। Let's say मेरा रेफरेंस एटम यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है, सो मैं जब इस रेफरेंस एटम से मैं x एक्सिस की तरफ मूव करूंगा, सो बेसिकली आई एम वेरिंग माई डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एटम। सो एक डिस्टेंस पर आकर आपके पास एक पीक आएगी, पीक आने का मतलब क्या है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अनदर एटम इज मैक्सिमम। सो मोस्ट प्रोबेबल नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जहाँ पे आपके पास पीक आएगी वो पीक पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा उसका। ठीक है, इस रेफरेंस एटम से जहाँ पे सेकंड पीक आएगी वो इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, थर्ड पीक पर थर्ड नियरेस्ट नेबर एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू से डिनोट किए हैं, जो ब्लू पिक्स हैं मेरे पास, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए है। ठीक है, अमोर्फस मटेरियल के लिए क्या होता है, फर्स्ट पीक शार्प आती है एंड बाकी पीक्स यहाँ पर फ्लैट हो जाती है आगे जाके। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल लिया था मैंने FE80 P13C7 का, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को ये शो करना था कि हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एंड पीक्स हम मेरे पास क्या डिनोट करती है, नियरेस्ट नेबर्स को डिनोट करती है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट कैन बी यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मैं यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकता हूँ इसका, इस रेफरेंस एटम का। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, सो इसकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो आप, एटॉमिक पैकिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है इसका। ठीक है, वंस यू गोट दीज पैरामीटर्स कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आप बॉन्ड लेंथ निकाल लोगे, आप एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लोगे। अमोर्फस के केस में क्या होता है,
दे लैक लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी बट रिटेन्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर ड्यू टू एटॉमिक बाइंडिंग। ठीक है, ये होता है अमोर्फस। अमोर्फस और क्वासी क्रिस्टल, क्वासी क्रिस्टल क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था। शॉर्ट रेंज में वो पीरियोडिसिटी को ब्रेक करता है बट इट मेंटेन्स पीरियोडिसिटी इन लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज में नहीं कर पाता। बट अमोर्फस के केस में क्या होता है, दे लैक लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी बट रिटेन्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर ड्यू टू एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, सो आई थिंक ट्यूट्स इज ओवर या। सो इसमें 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, सो थोड़े इसका और थ्योरी आप पढ़ सकते हो किसी भी बुक से, किसी भी नोट से। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच।